नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विजार्ड में। आज हम इतिहास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से लिए गए हैं। आज से हमारा लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वह स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? इसका आंसर हो जाएगा थ्यूसीडाइसियस। थ्यूसीडाइसियस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में किसे संबंधित है? इतिहास के पिता की जो पदवी है वो हेरोडोटस को दी जाती है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास जो है अपने को दोहराता है, यह कथन हीगेल का है। हीगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से सभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ये कथन जो है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से सभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन है हीगेल का। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग जो है यह संघर्ष का इतिहास है, वो कार्ल मार्क्स का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? जो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है वह है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया है को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से समझाया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से समझाया है। इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास जो है विगत की राजनीति है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है सीले के द्वारा दिया गया था। इतिहास विगत की राजनीति है, वह जो है सीले के द्वारा दिया गया था। सूची को सूची से मिलान करें। सूची को सूची से मिलान करें। ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा और सी का हो जाएगा पहला, डी का हो जाएगा दूसरा। सीधे सीधे समझ लेते हैं। ओकसाट का होगा सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओकसाट के द्वारा कहा गया था सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्णन के साथ बदलता है। और ट्रेवेलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कलिंगवुड द्वारा कहा गया था संपूर्ण इतिहास विचारकों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारकों का इतिहास है, उसको कलिंगवुड ने कहा था। ब्यूरी के द्वारा कहा गया था, ब्यूरी ने कहा था इतिहास जो है स्वतः मात्र का एक विज्ञान है। इतिहास जो है स्वतः मात्र का एक विज्ञान है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। किस दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास
समकालीन इतिहास है वेनेडिटो क्रोचे के द्वारा किया गया था। वेनेडिटो क्रोचे जो उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास जो है अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, वो कहा गया था E.H. कार के द्वारा। E.H. कार के द्वारा तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त सार है? तिथियों के साथ जो है BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब हुआ जो यीशु मसीह के जन्म के पहले। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का संपूर्ण रूप है एनोडोमिक। इसका हो जाएगा AD का पूर्ण रूप होता है एनोडोमिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, यानी कि 150 ईस्वी पूर्व के बाद 150 ईस्वी पूर्व के बाद 50 ईस्वी पूर्व जो होता है वो होता है 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1050 ईस्वी किस शताब्दी में आएगा? वर्ष 1015 जो है वर्ष 1015 जो है वो 11वीं शताब्दी में आएगा। 11वीं शताब्दी में आएगा। सूची 1 से सूची मिलान करें। 20वां क्वेश्चन है सूची को सूची से मिलान करना है सूची 2 से। विक्रम संवत जो था 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी। शक संवत जो होगी वो 78 ईस्वी होगी। गुप्त संवत जो होगी 320 ईस्वी। गुप्त संवत 320 ईस्वी। और कली संवत जो होगी वह 3102 ईस्वी पूर्व को हम कली संवत कहते हैं। कली संवत जो होता है वो 3102 ईस्वी पूर्व में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो था वो 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो था वो 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। शक संवत जो था उसका प्रारंभ किस सम्राट के द्वारा किया गया था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में और 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत जो था वह कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय प्रतीक पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? नेशनल कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। नेशनल कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को जो था उसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त वन जो था वो गुप्त संवत का प्रारंभ जो था अपने राज्यारोहण के समाकरण में के रूप में किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा C। पहला सही है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। दूसरा शक संवत 78 में प्रारंभ हुआ था और गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत अपने राज्यारोहण के बाद की थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूट संवत जो था
त्रैकुटक संवत जो था वो कलचुजियों के द्वारा शुरू किया गया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ जो था चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ जो था विक्रमादित्य छठा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को एक नवे संवत का चलाने का यश प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? शक संवत का वर्ष जो होता है 1931 होगा। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में प्रारंभित करने का मान होगा। 2070 जो था इसका आंसर हो जाएगा 2013। क्योंकि जो होता है 2070 से माइनस कर देंगे 58। इसमें से हम 58 घटा देते हैं, इसका 2013 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच जो था 135 वर्ष का अंतर था, क्योंकि 78 और 58 जोड़कर घटाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सॉरी 135। पुलकेशियन वन का बादामी शिलालेख शक संवत 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो इसका वर्ष क्या होगा? इसका वर्ष हो जाएगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो इसे शक के संवत में क्या होगा? इसका शक संवत, इसका आंसर हो जाएगा 1928। पुरातत्व के स्तर पर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयोग की जाती है? विन्यास पद्धति जो थी वो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को बताती है। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को बताती है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया गया था। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास जो था वो बिलियर्ड लिब्बी ने किया था। बिलियर्ड लिब्बी के द्वारा कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया गया था। काष्ठ, अस्थि और शक के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। मेरा पहला प्रयास है, कुछ गलती होती है उसके लिए माफ़ करें। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु की जाती है। कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है वह जीवाश्म के लिए की जाती है। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब तक माना जाता है? प्रागैतिहासिक अंत एवं इतिहास का आरंभ जो होता है मानव ने जब से लिखना पढ़ना सीख लिया। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में जो होता है हिस्टोरिक पीरियड जो थे वह 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है।
सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह प्रमाण लेखन का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता में लेखन का प्रमाण मिलता है, इसलिए आदि ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? इसका आंसर हो जाएगा मार्च 22 मार्च और 21 मार्च के रूप। किसने इनमें से इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? इनमें से किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर लिखने का रिवाज चलाया था? उसका नाम था सेलेरियस। ये मेरा पहला प्रयास है, इसलिए अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो प्लीज़ हमें माफ़ करें, और मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।